प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने अपना 8वां पाठ पचमढ़ी का पठन किया है और व्याख्या की। अब आप इसके सभी जो नए शब्दों को जान गए हैं, शब्दों के अर्थ भी पहचान गए हैं। पाठ में एक मुहावरा था, आप मुहावरे तो नहीं थे इस पाठ में, हाँ इस पाठ में मुहावरे नहीं थे, तो सभी शब्द अर्थ तो हम उन सबको जान चुके हैं। आज हम इसका पठन अभ्यास करें। अब ये पठन अभ्यास पहले की जो व्याख्या से क्यों इसको अंतर हम बता रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको पाठ को पढ़ना सीखना है। जो आप क्लास में क्या करते थे, आपकी बारी आती थी और आप पढ़ते थे, तो मैं इस पाठ को 2 बार पढ़ूंगा। आपको ध्यान से, आपके हाथ में अपनी बुक होनी चाहिए इस समय, आप अपनी पाठ्य पुस्तक को ले लो और उसके बाद में जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ आप भी वहाँ पे अपनी उंगली रखकर उसका अनुसरण करेंगे और फिर उसके बाद आप इसे अपने आप इसका पठन अभ्यास करें। तो अब हम अपने 8वें पाठ पचमढ़ी का पठन अभ्यास करें। इसको ध्यान से सुनना है। उच्चारण पे मैं कहाँ रुकता हूँ, विराम चिन्हों को देखना है, कहाँ कम देर रुकता हूँ, अधिक देर रुकता हूँ, और शब्दों का और संवादों का मैं कैसे पठन करता हूँ, इसको आपको ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं अपना 8वां पाठ का पठन पचमढ़ी। यह एक पत्र है और ये अपर्णा ने अपने सखी सिमरन को लिखा है। तो पत्र जहाँ से लिखा जाता है, सबसे पहले वो स्थान लिखा जाता है। हम जानते ही अनौपचारिक पत्र में सबसे पहला स्थान लिखा जाता है। तो हम शुरू करते हैं अपना पाठ पचमढ़ी। पचमढ़ी 28 जून 2014। प्रिय सिमरन, नमस्ते। हम सोमवार को पचमढ़ी पहुंच गए थे। जबलपुर से हम मौसा जी के साथ सुबह सुबह कार से रवाना हुए। पिपरिया और मटकुली होते हुए पचमढ़ी पहुंचने में हमें 8 घंटे लगे, पर हरी भरी घाटियाँ और पहाड़ी रास्तों की सुंदरता में हम इतना खो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला। सिमरन, पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की है। सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है, जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। गुफा में हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था। वह दृश्य बड़ा ही भव्य और आकर्षक लग रहा था। चौरागढ़ में पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है, जहाँ मंदिर बना हुआ है। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर हम वहाँ पहुँचे। मेरी और वाणी की तो सांस फूलने लगी थी। यह स्थान समुद्र तल से 4320 फुट की ऊंचाई पर, चोटी पर से दूर दूर तक का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। हमने कई प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में बंद किया है, दिल्ली आकर तुम्हें दिखाएंगे। चौरागढ़ से हम जटाशंकर गए। यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच बहती हुई सफ़ेद जलधारा बहुत सुंदर लगती है। अगले दिन
हम यहाँ के प्रसिद्ध प्रपात बी फॉल गए। बी फॉल में 150 फीट की ऊंचाई से निर्मल जल की धारा चांदी की तरह चमकती है, इसलिए शायद इसे रजत प्रपात कहते हैं। नीचे पहुंचने के लिए हमें 4 किलोमीटर उतरना पड़ा। उतर तो गए, पर लौटते समय 4 किलोमीटर की चढ़ाई में हमारी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ खा पी कर और दम लेकर हम राजेंद्र गिरी गए। राजेंद्र गिरी एक ऊंची पहाड़ी है जिस पर दूर दूर तक सुंदर जंगल फैले हैं। मौसा जी ने बताया कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम राजेंद्र गिरी पड़ा है। यहाँ देनवा नदी बहती है। देनवा नदी से कुछ दूरी पर ही सुंदरवन फैला है। हम सुंदरवन के अंदर तो नहीं गए, पर मौसा जी ने बताया कि इस वन में कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से लगभग 4,430 फीट ऊंची है। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच हो गया। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने के एहसास से ही हम खुशी से पागल हो रहे थे। काश सिमरन तुम भी हमारे साथ होती। अभी तो और कई स्थान जैसे पांडव गुफाएं, डेचिस फॉल आदि देखना बाकी है। पत्र काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी मिलने पर बताऊंगा। चाचा और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी अपर्णा। तो बच्चों, ये था एक बार पठन अभ्यास। एक बार मैं फिर इसका पठन करता हूँ और फिर आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आपको कम से कम इस पाठ को 2 या 3 बार इसका पठन अभ्यास करना। तो फिर से इसी पाठ का पठन अभ्यास मैं शुरू करता हूँ। आप ध्यान से अपने पुस्तक पे अपनी उंगली रखकर उसका अनुसरण करना। तो फिर शुरू करते हैं अपना पाठ पचमढ़ी। पचमढ़ी 28 जून 2014। प्रिय सिमरन, नमस्ते। हम सोमवार को पचमढ़ी पहुंच गए थे। जबलपुर से हम मौसा जी के साथ सुबह सुबह कार से रवाना हुए। पिपरिया और मटकुली होते हुए पचमढ़ी पहुंचने में हमें 8 घंटे लगे, पर हरी भरी घाटियों और पहाड़ी रास्तों की सुंदरता में हम इतना खो गए थे कि समय का ही नहीं पता चला। सिमरन, पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की। सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। महादेव मंदिर, महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। गुफा में हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था। यह दृश्य बड़ा ही भव्य और आकर्षक लग रहा था। चौरागढ़ में पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है जहां मंदिर बना हुआ है। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर हम वहां पहुंचे। मेरी और वाणी की तो सांस फूलने लगी थी। यह स्थान समुद्र तल से 4,320 फुट की ऊंचाई पर। चोटी पर से तो दूर दूर का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। हमने कई प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में बंद किया है। दिल्ली आकर तुम्हें
दिखाएंगे। चौरागढ़ से हम जटाशंकर गए। यहाँ दो पहाड़ियों के बीच बहती हुई सफ़ेद जलधारा बहुत सुंदर लगती है। अगले दिन हम यहाँ के प्रसिद्ध प्रपात बी फॉल गए। बी फॉल में 150 फीट की ऊंचाई से निर्मल जल की गिरती धारा चांदी की तरह चमकती है, इसीलिए शायद इसे रजत प्रपात कहते हैं। नीचे पहुंचने के लिए हमें 4 किलोमीटर उतरना पड़ा। उतर तो गए, पर लौटते समय 4 किलोमीटर की चढ़ाई में हमारी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ खा पीकर और दम लेकर हम राजेंद्र गिरी गए। राजेंद्र गिरी एक ऊंची पहाड़ी है जिस पर दूर दूर तक सुंदर जंगल फैले हैं। मौसा जी ने बताया कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम राजेंद्र गिरी पड़ा है। यहाँ देनवा नदी बहती है। देनवा नदी से कुछ दूर पर ही सुंदरवन फैला है। हम सुंदरवन के अंदर तो नहीं गए, पर मौसा जी ने बताया कि इस वन में कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से लगभग 4,430 फीट ऊंची है। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच हो आया। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने के एहसास से ही हम खुशी से पागल हो रहे थे। काश सिमरन तुम भी हमारे साथ होती। अभी तो और कई स्थान जैसे पांडव गुफाएं, डेचिस फॉल आदि देखना बाकी है। पत्र काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी मिलने पर बताऊंगी। चाचा और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी अपर्णा। तो बच्चों, आपने पाठ का पठन सुना। अब आपको इसे कम से कम 2 या 3 बार पठन अभ्यास करना है। हम क्लास में तो ये करवा लेते थे, लेकिन अभी आपने ध्यान से सुना है। अब इसे अपने आप इसका प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 2-3 बार। अब इस पाठ के हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है। सबसे पहली चीज़ है कि हमने इसका सुलेख लेखन लिख लिया है 1 पेज। सुलेख लेखन के बाद अब हम शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। इस पाठ में हमें मुहावरा नहीं मिला है, तो केवल शब्दार्थ है, उन्हीं को हम लिखते हैं। तो शुरू करते हैं पाठ के शब्दार्थ। पठन अभ्यास तो हमने कर ही लिया। पाठ्य पुस्तक में मुहावरे भी लिखा है, लेकिन इसमें एक भी मुहावरा नहीं है। तो हम अपना जो शीर्षक रहेगा केवल शब्दार्थ ही लिखेंगे। आप इसे शब्द अर्थ भी लिख सकते हैं, या शब्द अर्थ मिलके ही ये शब्द बना है शब्दार्थ। शब्द अर्थ भी लिख सकते हैं या शब्दार्थ। मुहावरा हमारे इस पाठ में नहीं है, तो हम मुहावरा नहीं लिखेंगे। ये पाठ में गलती से लिख दिया है। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं है। तो पहला शब्द है कुंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुंड का है अर्थ जलाशय, तालाब। कुंड झील से छोटा होता है। कुंड। अर्थ है जलाशय। जलाशय। दूसरा शब्द है हमारा भव्य। भव्य का अर्थ होता है सुंदर या विशाल, दोनों ही सही। पाठ में सुंदर लिखा है, सुंदर और विशाल दोनों सही है। भव्य।
भव्य का विशाल लिखते हैं बच्चों, विशाल। आकर्षक, अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षित करने वाला, आकर्षक। अपनी ओर आकर्षित करने वाले को आकर्षक कहा जाता है। आकर्षक। अपनी ओर खींचने वाला, अपनी ओर खींचने वाला। जो पहाड़ी दृश्य होते हैं, जैसे पाठ में बताया गया था कि जबलपुर से पचमढ़ी जाने में 8 घंटे लगे, लेकिन उन्हें ये यात्रा लंबी नहीं लगी, क्योंकि दृश्य जो खिड़की के बाहर जो दृश्य थे वे आकर्षक थे। व्यक्ति जब ऐसे दृश्यों को देखता है तो आकर्षित हो जाता है और समय का पता नहीं चलता है। तो अपनी ओर खींचने वाला, अपनी ओर खींचने वाला। मनोरम, मनोरम का अर्थ सुंदर है। मनोरम, सुंदर, मन को रमने वाला, मतलब अच्छा लगने वाला। मन, मनोरम, 2 शब्द है। रम का अर्थ होता है डूब जाना या अच्छा लगना। तो मन को अच्छा लगने वाले को मनोरम कहा जाता है, या आम भाषा में हम लोग इसे सुंदर कह सकते हैं। निर्मल, निर्मल, आप जानते ही हो निर्मल का अर्थ है साफ, स्वच्छ, पवित्र, स्वच्छ, मल रहित। स्वच्छ लिखते हैं, स्वच्छ। अगर एक से अधिक अर्थ है तो हम उसको लिखेंगे उसके बाद है रजत। रजत चांदी को कहा जाता है। रजत चांदी को कहा जाता है। आपने खेल प्रतियोगिताओं में देखा होगा, जो पदक होते हैं उसमें जो चांदी का पदक होता है उसे रजत पदक कहा जाता है। जो पहला, जो प्रथम आता है उसको स्वर्ण पदक दिया जाता है, सोने का। दूसरे वाले को चांदी का न कह के रजत कहा जाता है। रजत का अर्थ ही चांदी का होता है। और तीसरा कांस्य कहा जाता है, जिसे आप ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं। वो कांसा भी एक धातु होती है, वो भी आकर्षक धातु है। तो चांदी को रजत कहा है। रजत, रजत का अर्थ है चांदी। और रोमांच, रोमांच का अर्थ होता है कि पुलक, खुशी से रोंगटे खड़े होना। रोमांच का अनुभव होता है जब आदमी किसी अच्छी चीज को का अनुभव करता है, रोमांचित हो जाता है। आदमी या व्यक्ति खुशी के मारे चीखने लगता है, यहाँ तक उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वह पुलकित रोमांच से भर जाता है तो पुलक या फिर पुलकित हो जाता है, या खुशी से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कोई आकर्षक चीज़ देखने के बाद व्यक्ति रोमांच का अनुभव करता है, जोश से भर जाता है। देखा होगा कभी कभी दर्शक जो क्रिकेट का मैच देख के अपने घर में होते हैं, टीवी पे मैच देख रहे होते हैं और खुशी से चीखने लगते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। कभी कभी पटाखे तक बाहर आके चलाते हैं। तो रोमांच एक खुशी का
अनोखा अनुभव होता है जिसमें व्यक्ति के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। ये हम लिखते हैं इसका रोमांच। रोमांच का अर्थ है पुलक, और दूसरा अर्थ है खुशी से रोंगटे खड़े होना। खुशी से रोंगटे खड़े होना। रोंगटे व्यक्तियों के डर से भी खड़े हो जाते हैं। जो हाथ पैर पे, जो शरीर पे जो बाल होते हैं, अगर व्यक्ति डर जाता है तभी भी खड़े हो जाते हैं, या फिर रोमांच के समय यह रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ का पठन व्याख्या कर लिया, आपने यह पठन अभ्यास कर लिया, शब्दार्थ लिख के उसको याद करना। तो शब्दार्थ लिखने से ही हमारा काम नहीं खत्म हो जाएगा, हमें इसको याद भी करना है। अब हम उसके बाद अपने मौखिक प्रश्न पे चलेंगे। इस पाठ में हम देखेंगे कि हमें मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं और लिखित प्रश्नों। तो मौखिक प्रश्न, जैसे कि आप जानते हैं, यह लघु प्रश्नों के रूप में आता है। ये पाठ में हमें कैसे मिलेगा? लघु प्रश्नों के रूप में मिलता है। परीक्षा में ये लघु या संक्षेप में उत्तर दीजिए, इस तरह के प्रश्न बन के आता है, और इसको हम छोटे में ही लिखने का प्रयास करते हैं। तो हम चलते हैं अपने पाठ के मौखिक प्रश्न की तरफ। हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क, यह पत्र किसने किसे कहाँ से लिखा? तो बच्चों, जितना चीज पूछा जाए उतना ही बताना। तो किसने लिखा है हम जानते हैं, दो सहेली थी। कौन कौन? अपर्णा और सिमरन। पत्र किसने लिखा है? अपर्णा ने। किसे लिखा है? सिमरन को। और कहाँ से लिखा है? मैंने बताया था कि जहाँ से पत्र लिखा जाता है, स्थान का नाम अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले लिखा जाता है, जिस हम इस पाठ पे भी देख रहे हैं। तो जगह, स्थान क्या था? पचमढ़ी। अपर्णा अपने मौसा जी के साथ जबलपुर से पचमढ़ी गई थी, और जैसा कि पत्र में बताया गया है कि उनको पचमढ़ी घूमने में लगभग 3 दिन लगे। वहाँ बहुत सी देखने लायक दर्शनीय चीज़ें हैं, या फिर हम कह सकते हैं दर्शनीय स्थल थे, और वे चाहते थे कि जल्दी से ना देखकर सब में समय बिताया जाए और उसका अच्छी तरह से दर्शन किया जाए। जैसे बी फॉल, और बी फॉल किसी पहाड़ी से अगर उतरते हैं और चढ़ते हैं अगर 4 किलोमीटर, तो व्यक्ति बहुत थक जाता है। तो उसके बाद वह उस दिन और चीज़ों को नहीं देख सकता। तो इसीलिए शायद यही कारण रहा हो कि सिमरन ने वहाँ पे 3 दिन बिताए, और यह पत्र भी पचमढ़ी से ही लिखा, क्योंकि हो सकता था वह दिल्ली आकर वो जो बातें बतानी थी वो कुछ भूल जाती, और वह सब कुछ ढंग से नहीं बता पाते, क्योंकि लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। तो इसीलिए जैसे कि डायरी लिखा जाता है, दिन के खत्म होने, व्यक्ति सोने से पहले दिन भर की चीज़ें अपनी डायरी पे लिखा करता है, तो ज़्यादा याद रहती है। तो उसी तरह अपर्णा ने भी पत्र लिखा सिमरन को, ताकि वह हर दिन के बारे में बता सके कि क्या है,
और ये पत्र हम जानते हैं कहाँ लिखा गया था, पचमढ़ी में ही लिखा गया। तो हमें सटीक जितना पूछा जाता है उतना ही जानकारी देनी होती, उससे ज़्यादा नहीं। क है, यह पत्र किसने किसे कहाँ से लिखा है। यह पत्र किसने किसे कहाँ से लिखा है। तो यह पत्र अपर्णा ने सिमरन को कहाँ से लिखा है। पाठ का नाम पचमढ़ी, पचमढ़ी से ही लिखा। यह पत्र अपर्णा ने सिमरन को पचमढ़ी से लिखा है। तो ये एक वाक्य में आ जाएगा। और बच्चों, जितना प्रश्न में पूछा जाए, खासकर संक्षेप के जो प्रश्न होते हैं उसमें जितना पूछा जाता है हम उतना ही बताते हैं। अब इससे आगे इसने केवल हमसे 3 चीज़ पूछा था कि यह पत्र किसने लिखा, किसे लिखा और कहाँ से लिखा। अब हम पचमढ़ी के बारे में अभी से विस्तार से नहीं बताने लगेंगे, हमें बस लिखने वाले का, पत्र जिसको लिखा गया था उसका और स्थान, ये 3 चीज़ ही बतानी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वे इसके अतिरिक्त भी जो है वो संक्षेप के प्रश्नों में लिखना शुरू कर देते हैं कि पचमढ़ी में ये घूमने लायक, दर्शन के लायक चीज़ था, ये था, ऐसे दृश्य थे, यहाँ गई। जो चीज़ जहाँ तक पूछा जाता है वहीं तक हमें उसका उत्तर देना चाहिए। तो हम इसमें लिखेंगे, यह पत्र किसने किसे कहाँ लिखा। यह पत्र अपर्णा ने सिमरन को पचमढ़ी से लिखा है। हमारा अगला प्रश्न ख है, पचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं। पचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ सिमरन को बताई गई थी वही हमें लिखना है, या फिर अपर्णा ने किस किस चीज़ को, प्रसिद्ध दर्शन के जो स्थल थे वो बताए हैं वहीं लिखने हैं। तो हम लोग पाठ पे देखते हैं। पहले दिन वह 4 स्थानों पे गए थे। कौन कौन से। वह महादेव गुफा, चौरागढ़, जटाशंकर, तो ये मुख्य जगह थी, तभी वह वहाँ गई थी। उसके बाद अगले दिन वो कहाँ गई थी, बी फॉल, एक ऊंचा जो जलप्रपात था वहाँ गई। उसके बाद राजेंद्र गिरी, राजेंद्र गिरी के बाद में वह धूपगढ़, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो यही मुख्य स्थल। इसके बाद भी कुछ घूमने स्थल हैं, जैसे पांडव गुफाएं, डेचिस फॉल। इसके बारे में अपर्णा ने नहीं ज़्यादा विस्तार से बताया है, क्योंकि ये शायद उतने महत्व के ना रहे होंगे। तो हम कौन कौन से स्थल लिखेंगे। सबसे पहले महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर। उसके बाद बी फॉल, बी फॉल क्या था, एक जलप्रपात है। उसके बाद राजेंद्र गिरी, एक पहाड़ था, इसमें वन थे और बहुत से जीव जंतु भी उसमें रहते। और उसके बाद एक और उसने पहाड़ देखा था, उसका नाम था धूपगढ़। यह पूरा सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी थी उसका सबसे ऊंचा पहाड़ था। तो हम यही इतनी चीज़ें लिखेंगे जो सिमरन को बताई गई थी। तो पचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, इन सबके हम केवल नाम लिखेंगे। ये हैं महादेव गुफा। हम प्रश्न एक बार पढ़ते हैं, पचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं। तो ये है, पचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थल है महादेव गुफा, चौरागढ़, जटाशंकर, बी फॉल, राजेंद्र गिरी और धूपगढ़। तो
शेष प्रश्नों को जो है आप जरा उस पर देखना। हम फिर से कल अपने मौखिक प्रश्नों को दोहराएंगे और करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना है। कल हम अपने मौखिक प्रश्नों को दोहराएंगे। आपको आज शब्दार्थ नोटबुक में लिख करके याद करना है। आज का गृह कार्य क्या है? आपको शब्दार्थ लिख करके याद करना है। आज के लिए इतना ही।